हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए शमसिल आरफीन आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर इस जीएसटी ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और आज का टॉपिक है ई वे बिल। फ्रेंड्स, वैसे तो हम इस टॉपिक को अपना जो लाइव सेशन हुआ था 8 सितंबर को उसमें कवर करने वाले थे, बट कुछ नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से उस दिन हम कवर नहीं कर पाए। तो आज मैं लेके आया हूँ ई वे बिल, जीएसटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको भी हम 2 पार्ट में समझेंगे, एक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने रिटर्न्स और रजिस्ट्रेशन 2 पार्ट में कवर किया था, थ्योरी पढ़ के देखा था कि एक्चुअल में क्या होता है और फिर प्रैक्टिकल उसको करके देखा था। वैसे ही हम ई वे बिल को भी पहले थ्योरी पार्ट आज समझेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ई वे बिल जनरेट करके बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आइए फटाफट मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले ये हमें बता रहा है कि ई वे बिल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, पहले लाइन में लिखा हुआ है कि ई वे बिल कुछ भी नहीं है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है जो कब जनरेट किया जाता है, जब मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्या लिखा हुआ है, मूवमेंट ऑफ गुड्स। यहाँ पर सेल ऑफ गुड नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर सप्लाई नहीं लिखा हुआ है। लॉ की जो लैंग्वेज है उसे बहुत ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है मूवमेंट, यानी कि कैसा भी मूवमेंट हो, चाहे वो सेल के लिए हो चाहे ना हो, ई वे बिल जनरेट करना है। दूसरा पॉइंट में ये कह रहा है, अगर जो गुड्स मूव हो रहा है, सप्लाई हो रही है, उसकी वैल्यू अगर 50,000 से अबव है तो वो बिना ई वे बिल के मूव या फिर सप्लाई हो ही नहीं सकता। यानी कि 50,000 से ऊपर अगर गुड्स की वैल्यू है तो ई वे बिल जनरेट करना ही करना है। अगर 50,000 तक कम है वैल्यू तो फिर बिना ई वे बिल के भी काम चल जाएगा। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि ई वे बिल एसएमएस के थ्रू भी जनरेट हो सकता है। यस फ्रेंड, ई वे बिल जनरेट करना बहुत इजी है। ई वे बिल एसएमएस के थ्रू भी जनरेट हम कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि जो ई वे बिल होता है ये एक यूनिक नंबर होता है जो किसके पास होता है। एक वो जो गुड्स को भेज रहा है सप्लायर, एक वो जो गुड्स रिसीव कर रहा है रिसिपिएंट, और एक वो जो गुड्स को लेके कहीं जा रहा है ट्रांसपोर्टर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलें। अभी हमने पढ़ा कि जब होगा क्या, मूवमेंट ऑफ गुड्स और वैल्यू होगी 50,000 से ऊपर, तो भैया जनरेट करना है ई वे बिल। यहाँ पर सप्लाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सप्लाई कैसे भी हो सकती है। इवन अगर सेल रिटर्न भी हो रहा है, किसी सप्लायर ने गुड्स को बेचा और उसके बाद गुड्स किसी भी रीजन की वजह से सेल रिटर्न हो रही है, फिर भी ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। इवन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन भी कोई सप्लाई कर रहा है तो भी ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। और ये जो थर्ड पॉइंट में जो पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि भले ही आपने जो सप्लाई कर रहे हो गुड्स की, वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, उसके लिए आपको कंसीडरेशन मिला हो ना मिला हो, चाहे सेल हो, ट्रांसफर हो, एक्सचेंज हो, कुछ भी हो, ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा था लॉ में लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैसा भी मूवमेंट हो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। सिंपल, आगे चलते हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर ई वे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और पहला केस उसमें से क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नॉन मोटर व्हीकल। अब ये लिखने को तो लिख दिया है लॉ में, लेकिन आज के टाइम में जो हैवी चीज़ें होती हैं वो बैलगाड़ी से कौन लेके जाता है, या फिर नॉन मोटर व्हीकल से कोई लेके नहीं जाता है। आज के जितनी भी हैवी चीज़ें होती हैं वो मोटर व्हीकल से ही ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। फिर भी अगर कोई गुड्स से ट्रांसपोर्ट हो रहा है नॉन मोटर व्हीकल से, ठीक है, तो वहाँ पर ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और फ्रेंड्स, ये जो एयरपोर्ट होते हैं, कस्टम पोर्ट होते हैं, जब यहाँ पर कोई गुड्स आता है और उन्हें कोई क्लेम नहीं करता है, तो ऐसा नहीं कि गुड्स वहाँ पर पड़े रहते हैं। वहाँ पर इतनी जगह नहीं होती है कि उसको वो लोग आराम से रखे रहें। तो इनका अपना क्या होता है, कहीं डिपो होता है जो एयरपोर्ट या कस्टम पोर्ट के आस पास कहीं होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, गुड्स एयरपोर्ट कस्टम पोर्ट से अपने डिपो में रख देते हैं। जब कोई आता है तो वहाँ से क्लियरेंस हो जाता है और वो गुड्स लेके चला जाता है। तो जब कोई एयरपोर्ट या कस्टम पोर्ट किसी डिपो में, अपने ही किसी डिपो में गुड्स का मूवमेंट करेगा, वहाँ पर भी ई वे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। थर्ड पॉइंट में ये है फ्रेंड्स
कुछ लिस्ट ऑफ गुड्स हैं जो सरकार ने नोटिफाई कर रखा है। अगर ऐसा कोई मूवमेंट होता है, जैसे आर्मी के गुड्स हैं, कोई कॉन्फिडेंशियल गुड्स हैं, कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, इस तरीके के कुछ गुड्स जो हैं वो नोटिफाई कर रखे हैं। अगर ऐसे कोई गुड्स हैं उनका मूवमेंट हो रहा है तो भी ई वे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नोट में लिखा हुआ है, देखिए फ्रेंड्स, जब हम ई वे बिल को जनरेट करेंगे तब हम देखेंगे कि ई वे बिल दो पार्ट में जनरेट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। जैसे रजिस्ट्रेशन में हमने देखा था पार्ट ए पार्ट बी, ई वे बिल भी पार्ट ए और पार्ट बी में ही जनरेट होता है। तो नोट ये कह रहा है कि जो पार्ट बी होता है ई वे बिल का, उसको जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कब? जब गुड्स का जो मूवमेंट हो रहा है वो विद इन या फिर लेस देन 10 किलोमीटर्स है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 किलोमीटर्स को चेंज करके 50 किलोमीटर्स लिख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अब 10 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर हो गया है। तो अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है लेस देन 50 किलोमीटर एंड विद इन द सेम स्टेट, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइंग है तो पार्ट बी जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ई वे बिल की। अब यहाँ पर देखिए, गाज़ियाबाद से दिल्ली हार्डली होगा 15-20 किलोमीटर्स, लेकिन स्टेट चेंज हो रहा है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि 50 किलोमीटर से कम है तो हम ई वे बिल जनरेट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। स्टेट विद इन द सेम स्टेट होना चाहिए। स्टेट चेंज हो रहा है, 50 किलोमीटर वाली जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं लगेगी। विद इन द सेम स्टेट होना चाहिए और विद इन 50 किलोमीटर्स होना चाहिए। तो फिर पार्ट बी आपको जनरेट नहीं करना है, पार्ट ए से काम चल जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन होता है कि ई वे बिल कौन कौन जनरेट कर सकता है। तो देखिए, रजिस्टर्ड पर्सन, भाई कोई बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड है, गुड्स का मूवमेंट कर रहा है, गुड्स 50,000 से अबव है, तब तो उसे ई वे बिल जनरेट करना ही पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड बंदा भी अगर कोई गुड्स के मूवमेंट कर रहा है तो भी उसे ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स सप्लाई कर रहा है तो ई वे बिल जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करना, ये कंप्लायंस करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसके ऊपर आ जाती है? रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर। सरकार किसको पकड़ेगी? रजिस्टर्ड पर्सन को। तो अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से कोई गुड्स परचेज कर रहा है तो रजिस्टर्ड पर्सन उसके बिहाफ पे ई वे बिल जनरेट करेगा। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने ई वे बिल जनरेट नहीं किया है तो वो लिखा है पॉइंट नंबर 2 में, ठीक है। और थर्ड क्या है? अगर सप्लायर ने ई वे बिल जनरेट नहीं किया तो जो ट्रांसपोर्टर होता है, जैसे ट्रक जो कंपनीज वाले होते हैं या कोई जो जीटीए होते हैं, ये भी चाहें तो ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो ये 3 पर्सन है जो ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने आज ई वे बिल जनरेट कर लिया और फिर बैठ गए, गुड्स की डिलीवरी आप करोगे अगले महीने, ऐसा नहीं है। कुछ वैलिडिटी होती है, उस वैलिडिटी से पहले पहले हमें गुड्स का मूवमेंट कर देना है। वो वैलिडिटी क्या है? अगर 200 किलोमीटर तक है दूरी तो उसके लिए हमें मिलेगा 1 दिन। उसके बाद अगर एडिशनल 200 है या फिर 200 से कम भी है, ठीक है, पार्ट देयर ऑफ लिखा हुआ है, अगर 200 से कम भी है तो उसको हम पूरा 200 मानेंगे और एडिशनल 1 दिन मिल जाएगा। जैसे अगर 450 किलोमीटर है, 450 किलोमीटर, तो पहले 200 के लिए 1 दिन, दूसरे 200 के लिए 1 दिन, और अगला जो है वो सिर्फ 50 किलोमीटर है लेकिन उसको भी हम क्या मानेंगे? 200 किलोमीटर्स, तो उसके लिए और 1 दिन, यानी कि 401 किलोमीटर से लेकर 599 किलोमीटर तक कितना हमें मिलेगा? 3 दिन। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर कैलकुलेशन? आगे चलें। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ई वे बिल को जनरेट करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो सिंपल, जो सेल इनवॉइस है वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। सेल इनवॉइस आपको मिल गया, उससे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। कौन सा गुड्स बेचा जा रहा है, किसको बेचा जा रहा है, किस रेट से बेचा जा रहा है, कितना जीएसटी है, सब कुछ, कौन सा एचएसएन है, एसएससी कोड क्या है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको बिल ऑफ सप्लाई इनवॉइस से मिल जाएगी। और ट्रांसपोर्टर की आईडी, जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहा है, हर ट्रांसपोर्टर की अपनी एक आईडी होती है, ठीक है, या फिर व्हीकल नंबर, ये आपको चाहिए होगा। और अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसी रेल से या एयर से या शिप से,
तो उनका अपना एक ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर होता है, एक ट्रांसपोर्टर की आईडी होती है, वो आपको चाहिए होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तभी आप ई वे बिल जनरेट कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, पर्पस क्या है ई वे बिल का? ये कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? भाई सेल हो रही है, इनवॉइस जनरेट हो रही है, जीएसटी पे हो रहा है, बात खत्म हो गई। ई वे बिल कहाँ से आ गया? तो ई वे बिल इसलिए आता है ताकि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो कोई कंट्रोल लगा सके कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर प्रॉपर जीएसटी पे हुआ है कि नहीं हुआ है। पहला, कोई इलीगल गुड्स तो नहीं मूवमेंट हो रहा है, कोई मतलब कोई वेपन्स, कोई हथियार, कोई ऐसी इलीगल चीज़ तो मूव नहीं कर रही है। और टैक्स की चोरी को रोकने के लिए भी ई वे बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। समझ में आ गया फ्रेंड्स? आगे चलते हैं। जैसे हम लोग जब हाईवे पे जाते हैं तो हम लोगों ने देखा ना, कार में आजकल फास्ट टैग लगा होता है। फास्ट टैग से वो स्कैन करता है और सारी डिटेल आ जाती है और पैसा कट जाता है। कुछ ऐसा ही है RFID रीडर्स। ये रीडर्स क्या करेंगे, जैसे ई वे बिल जनरेट करा तो एक कोड आ जाएगा, बार कोड, उसको जैसे ही स्कैन करेंगे सारी डिटेल आ जाएगी कि कौन सा गुड्स है गाड़ी के अंदर, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, कितना जीएसटी पे किया है। तो ये जो RFID रीडर्स हैं ये अब हाईवे पे इंस्टॉल होना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा अगर जीएसटी के ऑफिसर या कस्टम ऑफिसर या किसी को, या एक्साइज ऑफिसर, किसी को भी ये लगता है तो कि कुछ ना कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो वो लोग फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। आपका ट्रक रास्ते में कहीं भी रुकवा के चेकिंग हो सकती है। और अगर कोई जो प्रॉपर ऑफिसर हैं जीएसटी के, एक्साइज के, कस्टम के, उनको लगेगा कि हाँ इवेजन ऑफ टैक्स हो रहा है, उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, तो फिर वो आपकी ट्रक या आपके कन्वेंस को रुकवा कर फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन वो तब तक आपका ट्रक नहीं रुकवा सकते हैं जब तक वो एक नेसेसरी अप्रूवल नहीं ले लेंगे अपने बड़े कमिश्नर या ऑफिसर से। सिंपल। आगे चलें। इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया, हम नहीं मानेंगे। ई वे बिल कौन जनरेट करता है? हम भी नहीं करेंगे। कोई क्या कर लेगा हमारा? नहीं, ज़रा रुकिए। ई वे बिल अगर आप जनरेट नहीं कर रहे हैं या रजिस्टर्ड पर्सन ई वे बिल जनरेट नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर लगेगी मॉनेटरी पेनाल्टी। कितनी? या तो 10,000, या जो गुड्स जा रहा है उसके ऊपर जो जीएसटी लगा हुआ है वो वैल्यू, विच एवर इज लोअर नहीं लिखा हुआ है, विच एवर इज ग्रेटर लिखा हुआ है। यानी अगर आप गुड्स लेके जा रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ है 50,000 रुपए का, तो 10,000 और 50,000, विच एवर इज हायर, मतलब जीएसटी का अमाउंट तो आप पे ही करेंगे, साथ में इक्वल पेनाल्टी भी पे करेंगे। तो भैया जीएसटी के बराबर पेनाल्टी लग जाएगी अगर ई वे बिल जनरेट नहीं किया। दूसरा, डिटेंशन और सीजर। आपका गुड्स जहां पकड़ा जाएगा वहीं का वहीं सीज हो जाएगा, डिटेन कर लिया जाएगा। तो ये दो बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो अगर आपने ई वे बिल जनरेट नहीं किया तो ये कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो ई वे बिल जनरेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ई वे बिल अभी हमने देखा 2 पार्ट में जनरेट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। अब ई वे बिल को प्रैक्टिकली जनरेट कैसे करते हैं, ई वे बिल की जो साइट है उस साइट पे जाके ई वे बिल कैसे जनरेट किया जाता है, ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ताकि जो आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ई वे बिल जनरेट कैसे करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।